दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी एचएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की एक सीरीज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। कारक हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से परीक्षाओं में जरूर से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको 2 से 3 परीक्षाओं में प्रश्न मिल ही जाएंगे। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कारक क्या है, कारक के कितने प्रकार होते हैं, कारक के सभी प्रकारों का वर्णन करेंगे और भी चीजें देखेंगे, जैसे कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आप लेखपाल, पुलिस, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, टीटी, सुपर टेट या सीटेट कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पे हिंदी का वेटेज बहुत अधिक रहता है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम लोग आज देखेंगे कारक। कारक को केस भी बोलते हैं, अंग्रेजी में जान लेते हैं। कारक को केस बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कारक, आप कैसे कारक पहचानेंगे, कारक के प्रकारों को कैसे पहचानेंगे, परीक्षाओं में किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आते हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी होगा। क्योंकि कोई टॉपिक पढ़ने से आप पूर्ण नहीं होते हैं जब तक आपको ये ना पता हो कि यहाँ से परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो हम आपको कारक पढ़ाएंगे, साथ ही साथ ये बताते चलेंगे कि यहाँ से परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कारक की परिभाषा क्या होती है, यह कारक होता क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। दोस्तों हम परिभाषा या कारक के जितने भी प्रकार हैं हम लोग वो सारी चीजें उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और मैं कारक की परिभाषा उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसे श्री राम ने रावण को बाण से मारा। बाण से मारा, ये बहुत प्रचलित उदाहरण है कारक का। और इसी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कारक की परिभाषा क्या होती है। कारक की परिभाषा में कह रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम, ये सब संज्ञा हो गया, रावण भी संज्ञा हो गया, बाण भी संज्ञा हो गया, तो ये क्रिया है। मारना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो संज्ञा या सर्वनाम जो भी शब्द होंगे किसी वाक्य में उसका क्रिया से संबंध देखा जाएगा, संबंध सूचित होगा तो वहां पे कारक होगा। जैसे राम ने मारा, किसने मारा, राम ने मारा, राम का क्रिया से सीधा सीधा संबंध है। ऐसे ही रावण मरा, यानी कि राम ने रावण को मारा। यहाँ पे मरने वाला कौन है, रावण का सीधे संबंध मारा से है, यानी कि मरने से है। राम का संबंध मारा, रावण का संबंध मरने से। और किससे मारा, बाण से मारा, बाण का भी संबंध किससे है, मारा से। इसलिए यहाँ पे संज्ञा का क्रिया से संबंध दिखाया गया है। ऐसे ही दूसरे उदाहरण में सर्वनाम का क्रिया से संबंध दिखाया जाएगा, संबंध सूचित होगा, तो वहीं पे कारक होगा। दोस्तों इस वाक्य में ये जितने भी कारक हैं ये सब किसी वाक्य को बांध कर रखते हैं। इनके बिना कोई भी वाक्य अधूरा रहेगा अगर कारक ना लगा हो। यहाँ पे हम इसको हटा दें, ये ऐसे हटा दिया तो फिर आप देखिए क्या बचा, वाक्य कुछ बचा ही नहीं। तो कारक से वाक्य को बांध के रखा जाता है। कारक से क्रिया सूचित होती है, क्रिया से संबंध दिखाया जाता है। तो हम लोग अब देखेंगे कुछ उदाहरण लेंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कर्ता, क्रिया, कर्म। हम आपको कर्ता, क्रिया, कर्म समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे क्रिया देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही, पढ़ना। पढ़ना क्या है, क्रिया हो रही। इस वाक्य में जो काम हो रहा है वही क्रिया कहला कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी कि मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। पुस्तक पढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो ये आपको पता चल गया कि क्रिया
क्या होती है, क्योंकि ये आगे आपको कारक समझने में मदद करेगा। कौन पुस्तक पढ़ता है? कौन पढ़ रहा है? मोहन। तो कार्य करने वाला क्या होगा? कर्ता। इसको बोलेंगे कर्ता। यहां से हमें इनकी परिभाषाएं भी मिल सकती हैं, जैसे कार्य करने वाला क्या हुआ? कर्ता। जो कार्य किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? क्रिया। और मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी कि क्या पढ़ता है? तब आप कहेंगे पुस्तक पढ़ता है, यानी कि क्रिया का प्रभाव जिस पर सबसे ज्यादा हो उसे कहेंगे कर्म। यहाँ पे पढ़ना क्रिया है और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ रहा है पुस्तक पर, तो पुस्तक हो गया कर्म। आपको तीनों चीजें समझ में आ गई। कर्ता समझ में आ गया, कर्म समझ में आ गया, क्रिया समझ में आ गई। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं, आदित्य पेन से लिख रहा है। कौन लिख रहा है? आदित्य लिख रहा है, यानी कि काम कौन कर रहा है? आदित्य। तो क्या हुआ? कर्ता। ऐसे ही किससे लिख रहा है? तो पेन से लिख रहा है, यानी कि पेन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए पेन क्या हो जाएगा? कर्म। और क्या कर रहा है? लिख रहा है, यानी कि क्रिया क्या हुई? लिखना। लिख रहा है। तो आपको यहां से कारक, कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखेंगे कि कारक के कितने प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों का वर्णन करेंगे यहाँ पे, और परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हम आपको ये भी बताएंगे। अभी यहाँ पे जैसे आप कर्ता, क्रिया, कर्म समझ गए हैं, तो यहां से भी प्रश्न आपका आ सकता है कि इसमें कर्म कौन सा होगा? आदित्य पेन से लिख रहा है, इसमें कर्म कौन सा होगा? तो क्रिया का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे पड़ रहा है? पेन पे, तो वो कर्म होगा। तो आपको पता चल गया है, अब आप सही से आंसर कर सकते हैं परीक्षाओं में। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कारक, कारक चिन्ह और उसके लक्षण। ये मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, जिससे आपको तुरंत ही याद हो जाए, आपको ये रटने की जरूरत ना पड़े। मैंने देखा है लोग अक्सर कारक को, कारक चिन्हों को रटते हैं। आपको रटना नहीं है, आप समझ भी सकते हैं। जब आप एक बार पूरी क्लास देख लेंगे तो आपको समझ ही आ जाएगा, आपको रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे कर्ता एक कारक का प्रकार हो गया। हम कारक बाद में भी देखेंगे, डिटेल वर्णन करेंगे। पहले देख लेते हैं किस कारक का कारक चिन्ह कौन सा है। कारक 8 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। दोस्तों ये 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं, जिन्हें परसर्ग भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में आता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित का परसर्ग होगा। तो जैसे परसर्ग आ जाए, मान लीजिए परसर्ग पूछ लिया, कारक की जगह, कारक चिन्ह की जगह परसर्ग लिख दिया, तब भी आपको मानना है कि वो कारक चिन्ह ही लिखा है। आपको हम लक्षण भी बताएंगे और उदाहरण से समझाएंगे भी। कर्ता कारक, कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है ने। आपको याद रखना है, कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह होता है ने। जैसे मोहन ने पढ़ लिया। यहां पे इसका लक्षण देखिए, जो काम करे, काम किसने किया? मोहन ने। मोहन ने, मोहन के आगे क्या आ गया? ने, यानी कि कर्ता, और उसके बाद क्या आएगा? कारक चिन्ह। कर्ता क्या है? मोहन, और फिर चिन्ह आ गया, यानी कि परसर्ग आ गया, पढ़ लिया। तो यहां पे हो जाएगा कर्ता कारक। दोस्तों ये हमेशा भूतकाल में ही आता है। आप सामान्य वर्तमान या सामान्य भविष्य का कोई वाक्य होगा तो वहां पे ने नहीं आएगा। ऐसे ही साधारण वाक्य हो जाएगा वो। जैसे आपको बताते हैं, मोहन पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान का वाक्य है। यहां पे भी कर्ता कारक मोहन होगा।
जो काम करे। काम कौन कर रहा है? मोहन। यहाँ पे कभी कभी आपको बस ये याद रखना है कि जो भूतकाल का वाक्य होगा उसी में कर्ता के साथ ने चिन्ह आएगा, और किसी वाक्य में ने चिन्ह नहीं आएगा। वो इसी प्रकार का वाक्य होगा जैसे मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है में ने नहीं आया है, कारक चिन्ह नहीं प्रयोग हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है, इसके लक्षण से जान जाना है कि जो काम करे यानी कि काम करने वाला कर्ता होगा। तो मोहन पढ़ता है, यहाँ पे ने नहीं आया है, यहाँ पे मोहन कर्ता कारक हो गया। यहाँ पे मोहन ने पढ़ लिया है, क्योंकि ये लिया है ना, तो ये भूतकाल का वाक्य हो गया, इसलिए यहाँ पे मोहन के साथ ने कारक चिन्ह प्रयोग होगा। आशा है आप ये समझ गए होंगे कि कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह आता है, और ने कारक चिन्ह सिर्फ भूतकाल में आता है, बाकी सामान्य वर्तमान और सामान्य भविष्य में ने कारक चिन्ह नहीं आता। ये सामान्य वर्तमान का मैंने उदाहरण बता दिया। एक उदाहरण और बता दूं, मोहन पढ़ लेगा। मोहन पढ़ लेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ भी ने नहीं आया, जबकि मोहन कर्ता कारक है, ये कार्य कर रहा है, यानी कि जो काम करे वही होगा कर्ता कारक। मोहन पढ़ लेगा, सामान्य भविष्य का वाक्य, इसमें भी ने नहीं आया। सामान्य वर्तमान का वाक्य, इसमें भी ने नहीं आया। लेकिन ये भूतकाल का वाक्य है, मोहन ने पढ़ लिया, तो इसलिए यहाँ पे ने आएगा। आशा है आप समझ गए होंगे, और मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। अगला देखेंगे कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है कारक चिन्ह या परसर्ग को, यानी कि जिस पर क्रिया का फल पड़े, जैसे माँ बच्चे को सुला रही है। तो यहाँ पे सुला रही है यानी कि ये क्रिया हो गई, सुलाना क्या हुआ? क्रिया हो गई। पर किसको सुला रही है? बच्चे को। सबसे ज्यादा क्रिया का प्रभाव या फल बच्चे पे पड़ रहा है। सुलाना कौन सो रहा है? बच्चा सो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बच्चा क्या होगा? कर्म कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह होगा को। तो आप पहचान जाएंगे कि माँ बच्चे को सुला रही है में सुलाना हो क्या हो गया? क्रिया हो गई, और क्रिया का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ रहा है बच्चे पे, तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा? कर्म कारक, और माँ क्या हो जाएगी? कर्ता कारक। क्यों? माँ सुला रही है, इस वजह से माँ कार्य कर रही है, और माँ कार्य कर रही है तो वो कर्ता कारक, और क्रिया का जिसपे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो वो है बच्चा, तो बच्चा हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है। और अगला देखेंगे करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा या कारक चिन्ह होगा या परसर्ग होगा से या के द्वारा, यानी कि जिसके माध्यम से कार्य किया जाए। किसी जिस भी चीज के माध्यम से कार्य किया जाएगा वो होगा करण कारक। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। हम आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं। हम आंखों से देखते हैं। कौन देख रहा है? हम। क्या हुआ? कर्ता कारक। किससे देखते हैं? यानी कि किस माध्यम से कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे किस माध्यम से कार्य किया जा रहा है? देखना। किस माध्यम से देखेंगे? आंखों के माध्यम से। तो यहाँ पे होगा करण कारक। ये देखिए, आंखों से। आंखों से में क्या होगा? करण कारक, क्योंकि क्रिया किस माध्यम से हो रही है? आंखों से। जिसके माध्यम से कार्य किया जाए उसे कहेंगे करण कारक। हम हो गया, कार्य कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम भाई आंखों से देख रहे हैं, तो हम हो गए कर्ता। और करण कारक देखना किस माध्यम से हो रहा है? आंखों से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे करण कारक हो गया। अगला देख लेते हैं संप्रदान। संप्रदान कारक।
यानी कि इसका विभक्ति चिन्ह होगा के लिए। के लिए मतलब जिसके लिए कार्य किया जाए। मान लीजिए मैं आपके लिए सुंदर फूल लेकर आया हूं, तो के लिए शब्द आया, मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, मैं जिसके लिए कार्य कर रहा हूं वही संप्रदान कारक होगा, यानी कि जिसके लिए कार्य किया जाए। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मां बच्चे के लिए खिलौने लाई, बच्चे के लिए खिलौने लाई। यहां पे खिलौना कौन लाया, मां लाई, तो ये हो गई कर्ता कारक। किसके लिए लाई, बच्चे के लिए लाई, तो ये कौन हो गया, संप्रदान कारक। जब बच्चे के लिए लेके आई है, जिसके लिए कार्य किया है, बच्चे के लिए कार्य किया गया, तो संप्रदान कारक हो गया। आशा है समझ गए होंगे आप। अपादान कारक देखते हैं। अपादान कारक होता है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, यानी कि अलग होना। करण में जो से आता है, यहां पे करण में आपने किस माध्यम से काम किया, करण में जिस माध्यम से कार्य किया जाए वो होगा करण कारक। और अपादान में से मतलब है कि अलग होना, दूर होना। अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। आपको एक उदाहरण देंगे और आगे डिटेल में समझाएंगे भी, तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। परीक्षा में यहां से बहुत प्रश्न आता है। तो एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। यहां पे गंगा हिमालय से अलग हो रही है, गंगा हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए यहां पे हिमालय क्या होगा, अपादान कारक। अपादान कारक देखिए, अपादान कारक में वह वस्तु या व्यक्ति जो अलग हो गया वो अपादान कारक नहीं होता है, जिससे अलग हुआ वो अपादान कारक होता है। जैसे मार्कर का ये कैप है, ये कैप अलग हो गया, तो ये जो बचा हुआ मार्कर ये अपादान कारक होगा। ये जो अलग हो गया इसका काम खत्म, इसका काम ही खत्म। तो अब अगला देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में का, की, के, इसका विभक्ति चिन्ह का सर्व हो गया रा, री, रे, यानी कि इसमें संबंध का बोध होता है, संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध। जैसे दिनेश का घर, दिनेश का घर, मोहन की चाय, तो का, की, के, मोहन और चाय में संज्ञा सर्वनाम में संबंध दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक में इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, और यहाँ पे लक्षण इसका होगा संबंध दर्शाया जाता है। आपको अभी एक बात बता दें, वैसे मैं आगे बताऊंगा कि का, की, के संज्ञाओं में लगता है। जैसे मोहन का पेन, मोहन की किताब, और के सम्मान सूचक व्यक्ति के लिए, जैसे पिताजी के लिए, पिताजी के लिए, क्योंकि पिताजी आदरणीय सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो उनके लिए के का प्रयोग होगा, या बहुवचन में के का प्रयोग होता है। ये तीनों संज्ञा में होती हैं। रा, री, रे सर्वनाम में होता है, इसका प्रयोग सर्वनाम में, जैसे मेरा भाई, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे कपड़े। तो आप समझ गए ना, संज्ञा संबंध कारक में का, की, के संज्ञा और के बहुवचन के लिए, सम्मान सूचक के लिए, रा, री, रे सर्वनाम के लिए संबंध के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला देखेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में और में या पर, यानी कि जो क्रिया का आधार हो। जैसे मैं कमरे में हूं, मैं कमरे में हूं, तो मैं क्या हो गया, मेरा आधार हो गया, मैं कहां हूं,
कमरे में हूं, तो ये अधिकरण कारक हो गया। मैं छत पर हूं, अधिकरण कारक हो गया। यानी कि जो क्रिया का आधार हो, मेरा आधार बता रहा है कि मैं हूं कहां। मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, तो पर क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। ऐसे ही संबोधन कारक अगला लास्ट पार्ट है इसका, आखिरी कारक का आखिरी प्रकार संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होगा हे, अरे। यानी कि जिन शब्दों से किसी को पुकारा जाए, जिन शब्दों से किसी को पुकारा जाए, जैसे अरे यार ये क्या कर रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं ना, हे ईश्वर उसकी दया करो। तो यहाँ पे पुकारने जैसे शब्द आते हैं। संबंध कारक में हे, अरे विभक्ति चिन्ह इसका हो गया। अब हम लोग देखेंगे इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल में वर्णन करेंगे, आपको और बताएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ से परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप मान के चलते हैं कारक लगभग कंप्लीट हो गया, फिर भी हम एक एक पार्ट लेंगे। हम आपको अधिक नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है जो परीक्षा में पूछा जाता है। अब बारी है परीक्षा में, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको ऐसा समझा देंगे कि आपको याद ही हो जाएगा, फिर आप कारक भूलेंगे ही नहीं। बस इतना आपको पता होना चाहिए, इसको याद भी कर सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करर से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारिगे अधिकरण में पर संबोधन है अरे। इसको आप रटिए नहीं, आपने इतना समझ लिया, इतना ही पर्याप्त है। आप उदाहरण के माध्यम से समझ गए हैं, इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद में अभी और आगे बताऊंगा, तब आपको खुद ही याद हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ से परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको कर्ता कारक में बताया कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने, और कुछ उदाहरण लेके आया हूँ, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो मैं बता चुका हूँ उसके अलावा भी कुछ देख लेते हैं। जो ये ने विभक्ति चिन्ह है वो हमेशा भूतकाल वाले वाक्य में प्रयोग होता है। क्या? ने। अगर वाक्य सामान्य वर्तमान या सामान्य भविष्य है तो वहां पे ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे रमेश होता है, ये क्या है? सामान्य वर्तमान। ये हो गया सामान्य वर्तमान। सोहन कानपुर जाएगा, सामान्य भविष्य। ये सामान्य भविष्य वाक्य हो गया, भविष्य काल का। और मोहन ने पत्र लिख लिया, ये क्या हुआ? लिख चुका है ना, इस वजह से ये होगा भूतकाल का वाक्य। तो कर्ता कारक में मैंने आपको बताया कि कर्ता जो कार्य करे वही कर्ता कारक होगा। रमेश कार्य करता है, यानी कि रमेश सोता है, तो सो कौन रहा है? रमेश। तो रमेश क्या होगा? कर्ता कारक होगा। यहाँ पे ने नहीं आया है, फिर भी आपको समझना है कि रमेश क्रिया कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक होगा। सोहन कानपुर जाएगा, सोहन कानपुर जाएगा, तो यहाँ पे कानपुर कौन जाएगा? कार्य कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है, तो इसलिए सोहन क्या होगा? कर्ता कारक होगा। ऐसे ही मनोज ने पत्र लिख लिया, पत्र कौन लिख चुका है? किसने लिख लिया? मनोज ने। यानी कि पत्र किसने लिखा? मनोज ने। तो कार्य करने वाला कौन है? मनोज। तो यहाँ पे कर्ता कारक कौन होगा? मनोज। तो मोहन ने क्या हो गया? कर्ता कारक। दोस्तों ये परीक्षाओं में आए हुए उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। यहां से पूछा गया है कि इसमें कर्ता कारक कौन होगा, तो आप समझ ही गए हैं, आप बता ही देंगे। अब अगला कारक देखते हैं, कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैंने सुरेश को बुलाया, यहाँ पे क्रिया क्या है? बुलाना। यहाँ पे क्रिया बुलाया, तो बुलाया क्रिया है, और क्रिया का सबसे ज्यादा प्रभाव सुरेश पे पड़ रहा है, क्योंकि किसको बुलाया? सुरेश को बुलाया, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। ये को क्या हो गया? सुरेश को कर्म कारक हो गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखेंगे, पिता ने पुत्र को बुलाया,
पिता ने पुत्र को बुलाया। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? पिता ने पुत्र को पुकारा। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही? पुकारने की। और पुकारने का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तो वो होगा पुत्र। पुत्र पे क्रिया का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए पुत्र क्या होगा? कर्म कारक। यहाँ पे पुत्र को कर्म कारक माना जाएगा। और कर्ता कौन होगा? पिता, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है? पिता कर रहा है। पुकार कौन रहा है? पिता। ऐसे ही अगला उदाहरण देख लेते हैं। लोगों ने चोर को मारा। तो क्रिया किसके द्वारा हो रही है? लोगों के द्वारा। तो ये क्या हो गया? कर्ता। देखिए ने भी आ गया कारक चिन्ह, ठीक है। और क्रिया क्या हो रही है? मारा। कौन मार खा रहा है? चोर। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? चोर पे, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक होगा। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? को। अब अगला देखेंगे करण कारक। जिस माध्यम से कार्य हो उसे ही करण कारक कहेंगे। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किस माध्यम से काटता है? कुल्हाड़ी से। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। यहाँ पे ये भी हो सकता है वह कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटता है, या वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो यहाँ पे जिस माध्यम से कार्य हो उसे ही करण कारक कहेंगे। और कारक चिन्ह आपको पता ही है, से या के द्वारा। ऐसे ही साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। यानी कि किस माध्यम से बुद्धि सुधरती है? साधुओं की संगति से। तो संगति से क्या हो जाएगा? करण कारक। ऐसे ही दोस्तों ये परीक्षाओं में हुए उदाहरण मैंने लिए हैं, इसीलिए मैं आपको इनको बता रहा हूं। उदाहरण ही हिंदी समझने का सबसे सही तरीका है। अगर आप उदाहरण समझ गए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको सिर्फ परिभाषा बताई जाए तो उससे काम नहीं चलने वाला। आप ये कहाँ तक रख लेंगे कि करण का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। आप इसको पढ़ लें और उदाहरण से समझे, तभी तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अब आप उदाहरण से इनको समझेंगे तभी तो आपको हमेशा याद रहेगा। राम ने कलम से पत्र लिखा। किसके द्वारा पत्र लिखा? कलम के द्वारा। तो कलम से क्या हो गया? कलम से करण कारक हो गया। दोस्तों अगला है चौथा संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, यानी कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे कहेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की कुछ उदाहरण देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए। प्रश्न ऐसे आया है कि वह मुकेश के लिए मिठाई लाया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक होगा? तो आप बताएंगे मुकेश के लिए। यहाँ पे प्रश्न आता है कि मुकेश के लिए में कौन सा कारक होगा? तो आप बताएंगे यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, क्योंकि मिठाई किसके लिए लाया? मुकेश के लिए लाया। यहाँ पे वह क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। क्यों? कार्य कौन कर रहा है? वह कर रहा है। यानी कि मिठाई कौन लाया? वह लाया। किसके लिए लाया? मुकेश के लिए लाया। यानी कि जिसके लिए लाएगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। और लाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है। ऐसे ही राजेश ने अपनी बहन के लिए स्कूटी खरीदी। कर्ता क्या हुआ? राजेश, क्योंकि स्कूटी किसने खरीदी? राजेश ने। पर संप्रदान कारक क्या होगा? क्योंकि स्कूटी किसके लिए खरीदी? के लिए, यानी कि जिसके लिए कार्य किया जाए। तो राजेश ने कार्य अपनी बहन के लिए किया। अपनी बहन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, यानी कि अलगाव। मैंने आपको अपादान जो अभी पहले बताया वहां पे बताया कि अपादान कारक में अलगाव होता है। जैसे दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। दूल्हा कहां से गिरा? घोड़े से। तो यहाँ पे दूल्हा गिर के अलग हो गया, पर घोड़ा क्या हुआ? अपादान कारक। जो गिर के अलग हो जाए उसका काम खत्म। पर जिससे गिरा है, यहाँ पे किससे गिरा है? घोड़े से गिरा है, इसलिए घोड़ा क्या होगा? अपादान कारक। घोड़े से अपादान कारक हो जाएगा। ऐसे ही बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी कि बिल्ली तो कूद के चली गई, लेकिन जो छत है वो क्या होगा? अपादान कारक। छत से अपादान कारक। अपादान कारक और करण कारक से आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वहां भी से होता है
और यहाँ भी से होता है, तो वहां पे जिस माध्यम से कार्य किया जाए, करण कारक में जिस माध्यम से कार्य किया जाए, जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो वो माध्यम हो गया। यहाँ पे से का मतलब अलगाव, बिल्ली छत से कूद पड़ी, दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। ऐसे ही हिमालय या यमुनोत्री से यमुना निकलती, तो यमुनोत्री क्या होगा? अपादान कारक। गंगा यमुना निकल के चली गई, लेकिन यमुनोत्री अपादान कारक होगा। यानी कि जो अलगाव प्रदर्शित होता है, इसमें जो अलग हो गया उसका काम खत्म, अलग होने वाले का काम खत्म, जो पहले से था है वही होगा अपादान कारक। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो फल गिर के कोई खा गया, लेकिन जो पेड़ होगा वो अपादान कारक होगा। यानी कि जो अलग होता है वो अपादान नहीं होता, जो स्थायी होता है वही अपादान कारक होता है। ठीक है, आशा है आप समझ गए होंगे। यहाँ से बहुत प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। कारक में सबसे ज्यादा प्रश्न अपादान और करण कारक से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक कंफ्यूजिंग पार्ट है, दोनों की विभक्ति चिन्ह से ही होता है। ठीक है, पर वहां आपको याद रखना है कि जिस माध्यम से कारक किया जाए तो वहां पे करण कारक होगा, यहाँ पे अलगाव होगा। संबंध कारक में संबंध कारक देख लेते हैं। संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध का बोध होता है। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह होगा का, की, के, जो कि संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है, रा, री, रे सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण देखेंगे, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सीता का भाई, सीता का भाई, यानी कि इन दोनों में संबंध स्थापित किया गया है, संबंध बताया गया है कि भाई किसका है? भाई सीता का है, इसलिए सीता क्या होगी? संबंध कारक। सीता में क्या होगा? संबंध कारक। ऐसे ही रहीम का मकान, रहीम और मकान के बीच संबंध स्थापित, संबंध दिखाई दे रहा है, इसलिए रहीम का क्या होगा? संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, और का, की के संज्ञा के लिए सीता का भाई, सीता की पुस्तक, और के या तो समान सूचक के लिए के प्रयोग करेंगे या बहुवचन के लिए। जैसे गांधी जी के 3 बंदर, तो गांधी जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, तो इनके लिए के का प्रयोग किया गया। ऐसे ही सर्वनाम में मेरा पेन, मेरा क्या आ गया? राया, मेरी पुस्तक, मेरे भाई। तो आपको यहाँ से मैंने पहले भी बता दिया, कुछ उदाहरण सहित भी बता दिया गया, क्योंकि ये प्रश्न ये वाले परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनको लास्ट में लेके आया हूँ। बस 2 और बचे हैं, उनको देख लेते हैं, आपका कारक कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखेंगे अधिकरण कारक। यहाँ पे कारक चिन्ह और विभक्ति होती है में पर, यानी कि आधार, जब आधार की जानकारी दी जाए तो वहां पे अधिकरण क्या कारक होता है। जैसे राजा मैदान में खेल रहा है, बताया जा रहा है कि कहाँ पे खेल रहा है? मैदान पे खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ पे आधार की बात की जा रही है। सुरेश छत पर रो रहा है, हो गया होगा, कुछ गुस्सा हो गई होगी, तो इसीलिए वो रो रहा है। तो जब वो छत पर रो रहा है, उसके आधार की बात की जा रही है कि सुरेश छत पर रो रहा है, तो यहाँ पे आपका अधिकरण कारक होगा। जहां पे आधार की बात की जाए वहां पे अधिकरण कारक होगा। मैदान में, छत पर, कमरे में, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? कमरे में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे आधार की बात की जा रही है, इसीलिए ये अधिकरण कारक होगा। कारक का अंतिम प्रकार संबोधन कारक देख लेते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है हे, अरे। कुछ उदाहरण देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए। हे श्याम इधर आओ, तो यहाँ पे बुलाया जा रहा है, यानी कि किसी को बुलाना, या हे, अरे जैसे शब्दों का प्रयोग करना संबोधन कारक में होगा। अरे
तुम क्या कर रहे हो, कोई बात बताई जाए, कुछ बुलाया जाए किसी को, वहां पे क्या होगा, संबोधन कारक हो गए, संबोधन कारक होगा। आशा है आपको कारक समझ में आया होगा। मैंने बताया कि कारक क्या है, कारक के कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकारों का डिटेल में वर्णन किया, कारक चिन्ह बताई, कारक के लक्षण बताए। आप कैसे पहचानेंगे कौन सा कारक है, परीक्षा में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक होगा, तो आप कैसे पहचानेंगे। दोस्तों परीक्षा के उदाहरण मैंने बताए, परीक्षाओं के भी उदाहरण बताए आपको। यदि आपको लगता है कि मेरा वीडियो काम का है, किसी कोई इससे पढ़ के कुछ बन सकता है, कहने का मतलब है कि जरूरतमंद लोगों तक मेरा वीडियो शेयर कीजिए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप ऐसा करेंगे। आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचे। मेरा एक अभियान है कि मैं निःशुल्क क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप यहाँ से चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद आपको PDF में क्लास नोट्स मिल जाएगा, जिससे आपका हिंदी में कम से कम हिंदी में पूरा स्कोर हो जाए। हिंदी एक बहुत स्कोरिंग विषय है, मैं आपको बता चुका हूं कई बार, और आप हिंदी को बहुत सीरियसली होकर पढ़ें। कुछ समय में हिंदी पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, कुछ समय में आप पूरी हिंदी अच्छे से तैयार कर लेंगे। आप फिर आपका लेखपाल का एग्जाम हो, टेट हो, सुपर टेट हो, या समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, या कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी का बहुत अच्छा वेटेज होता है, वहां से आप अच्छा स्कोर करके सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।